यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस एम्बेसडर ने भी सीए पे टिप्पणी की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं मानता हूं कि उनको पूरी तथ्य की जानकारी नहीं होगी। भारत सरकार का विदेश विभाग क्लैरिफिकेशन दे चुका है, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। परंतु मैं इतना फर्मली कहना चाहता हूं, नागरिकता किसको देनी ये मेरे देश का अधिकार है और ये अधिकार में कोई दखल नहीं। चुनाव पास आ रहा है, अभी कुछ खबर आ रही है कि चाइनीज मिलिट्री ने कुछ दिनों पहले कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है उनका एक अभिन्न अंग है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये जवाहरलाल नेहरू के समय से कह रहे हैं जी, और बहुत बड़ा हिस्सा वो उस वक्त हड़प भी कर गए। मेरा तो जन्म नहीं हुआ था 1962 में जी, परंतु ये मोदी सरकार है। 1 इंच भी जमीन देश की किसी भी सरहद पर कोई नहीं ले सकता, ये हमारा भारत की जनता को वादा है। अमित जी, एक सीए से रिलेटेड सवाल है और आपने भी पहले इसकी बात की हुई है कि ये क्रोनोलॉजी की बात हुई थी कि सीए के बाद एनआरसी आएगा। एनआरसी की बात आजकल कम हो रही है, क्या इसको ये माना जाए कि इस मैनिफेस्टो में ये रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसा है राहुल जी, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। एनआरसी कांग्रेस के वक्त आया हुआ कंसेप्ट है। एनआरपी चिदम्बरम साहब जब गृह मंत्री थे तब गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, हमने इसको आगे बढ़ाया। मगर सीएए का जो कानून है इसके अंदर कहीं एनआरसी का प्रोविजन नहीं है, कहीं एनआरसी के जिन्स भी नहीं है। कृपया देश की माइनॉरिटी को डराना बंद करिए, स्पष्टता से बताइए कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जा सकती और ये वास्तविकता है। नहीं, पर एनआरसी क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में होगा? अगले टर्म में इसको देखेंगे? अब मैं तो मैनिफेस्टो कमेटी में अभी ड्राफ्ट कोई आया नहीं है, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने आएगा तब देखेंगे। परंतु मैं इस मंच से इसकी घोषणा भी नहीं कर सकता, परंतु मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अभी देश के सामने सीए का कानून है जिसमें एनआरसी के कोई वायरस नहीं है। क्या कहते हैं, इस पिछले आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें आप लोगों ने बहुत बड़े काम किए। 370 अभी सीएए की हम लोग बात कर रहे थे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हुई है और इसको आपने जो है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के उसके माध्यम से शुरुआत भी की है। तो क्या अगले 5 साल में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? आपके मैनिफेस्टो आपने कहा कि अभी आप नहीं बता सकते, मगर आप राहुल जी, यूसीसी लोकभोग्य भाषा में कॉमन सिविल कोड, ये आज से हमारा मुद्दा नहीं है जी, 1950 से हमारा मुद्दा है। इसके लिए मेरी पार्टी ने आंदोलन किया है, जनसंघ था तब से करा है और हम इससे हट नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि पंथ निरपेक्ष देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, इसमें किसी से कोई मतभेद, और हम इस बात को जनता के सामने मुखरता के साथ रखेंगे। उत्तराखंड सरकार यूसीसी लेकर आई है और इस यूसीसी पर इसकी अब सोशल, लीगल, जुडिशियल सभी प्रकार की स्क्रूटिनी होगी और उसके बाद में कोई एक कॉमन मत भी बनेगा देश का। परंतु यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता को वादा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ये सभी ने एक कानून से जीना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं करनी चाहिए। लग्न की पद्धति क्या हो, अपने अपने धर्म के हिसाब से हो, परंतु कानून एक होना चाहिए। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने तय की हुई बात है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। हमने यूसीसी को हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स में एक्सेप्ट किया था, जिसको अंबेडकर जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल जी, राजेंद्र बाबू सब ने स्वीकारा था। ये सारे कांग्रेस के नेता थे जी, और सब ने स्वीकारा था कि उचित समय पर देश के विधानमंडल और देश की संसद इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। एक आदर्श हमारे सामने रखा था जो पूरी करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने इसको आगे बढ़ाया। डीएमके ने आज जो है अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर वो सरकार, उनकी सरकार आती है इंडिया अलायंस की, तो इन सबको रिपील करेगी, सीएए को रिपील करेगी। किसने कहा है? डीएमके। डीएमके कहां पावर में आनी है भाई जी, डीएमके का सवाल ही नहीं है। वो तो इसीलिए ऐसा, ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से रहने का हक नहीं है? देखिए, ये भी एक प्रकार की भ्रांति है।
सरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है इस देश का मुसलमान। 1937 अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो। कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। सरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए। सिर्फ 4 शादी करने के लिए सरिया और हदीस क्यों आता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस देश का मुसलमान सरिया और हदीस की सारी चीजों से अंग्रेजों के समय से कटा हुआ है और देश ढेर सारे इस्लामिक कंट्रीज भी ये छोड़ चुके हैं। ये कांग्रेस की एपीसमेंट की पॉलिसी है, वोट बैंक की पॉलिसी है। इस देश के माइनॉरिटी इससे बाहर आए और ये सालों से नहीं है, आज से नहीं है, ऐसा नहीं है, सालों से नहीं है। आज भी सिविल सूट होता है तो देश के संविधान के हिसाब से मुस्लिम भाइयों का सिविल सूट होता है जी। सरिया और हदीस के हिसाब से नहीं होता। काजी के पास कोई नहीं जाता है। तो क्या वो सब राहुल जी लागू करना चाहते हैं? चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को पत्थर मारकर मार दो, देश का जो द्रोह करेगा उसको फांसी पर चौराहे पर लटकाओ, ये सारा लाना है क्या? अमित जी, थोड़ी सी बात करते हैं साउथ इंडिया की, जहां पे कि मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस रहा है। पिछले 2-3 महीनों से वहां बहुत बार गए हैं। आप लोगों को भी उम्मीद है कि इस बार साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। सबसे पहला सवाल तो यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये उनमें से मतलब वाकई एक बड़े वरिष्ठ नेता ने कहा कि साउथ इंडिया जो है दक्षिण भारत को एक अलग देश होना चाहिए। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका जवाब तो सच अर्थ में राहुल जी को देना चाहिए। आज तक कांग्रेस ने उस नेता के बयान से कन्नी नहीं काटी। देश की जनता तो मान रही है, कांग्रेस का पॉलिसी है कि इस देश का 2 टुकड़ा होना चाहिए, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया जी। मगर राहुल बाबा, आप चिंता मत करो। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर है, कांग्रेस दूसरी बार इस देश का विभाजन नहीं कर पाएगी। कभी ये देश के टुकड़े हम नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या कर रहे हैं आप? चुनाव जीतने के लिए 2 देश बनाने की बात कर रहे हैं। और क्या होगा इस पार्टी को? इतनी पुरानी पार्टी, आजादी का आंदोलन करने वाली पार्टी, वो इस बयान से कन्नी नहीं काटती है, इनको नोटिस नहीं देती है और फिर से टिकट दे दिया। क्या कहना चाहते हैं आप? उसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी ने देना पड़ेगा चुनावों में। आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि 130 लगभग जो सीटें हैं साउथ में, आपको कितनी उम्मीद है इस बार आएंगी? पिछली बार तो आपको कर्नाटका और तेलंगाना के बीच में 29 सीटें मिली थी। देखिए, तुम इधर उधर ईस्ट वेस्ट साउथ सेंटर मत गिनो भाई, 370 गिन लेना। नहीं, 370 में नॉर्थ में तो बहुत सारे प्रदेशों में आपकी करीब करीब पूरी सीटें हैं। तो मैं कह रहा हूं कि एडिशनल 70 सीटें कहां से आएंगी? ऐसा है भाई, जब मैं 300 कहता था तब भी तुमने, राहुल जी, मुझे ये सवाल 2019 में पूछा था कि तुम लाओगे कहां से। मैंने कहा काउंटिंग के दिन दोपहर को बता दूंगा, और हमारी 300 पार हो गई। इस बार भी मैं कहता हूं, काउंटिंग को 12 बजे मुस्कुराते हुए चेहरे पर कहना, मोदी का वादा पूरा हुआ, लक्ष्य पूरा हुआ, भाजपा 370 पार। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कहां से आप और उम्मीद देख रहे हैं। जैसे कर्नाटका में आपके ढेर सारे स्पेस है जी। बंगाल में हम बढ़ सकते हैं, उड़ीसा में बढ़ सकते हैं, तेलंगाना में बढ़ सकते हैं, हम तमिलनाडु केरल में बढ़ सकते हैं, ढेर सारी जगह है, पंजाब में बढ़ सकते हैं। नीचे से शुरू करते हैं, केरला में अकाउंट खुलेगा इस बार? भाई, मैं आपको कहता हूं, आप पिसमिल अकाउंट में मत जाओ राहुल बाबू। आप 370 गिन लेना, मैं उस दिन आपके शो पर आऊंगा और बताऊंगा कि हमने कहा था देश की जनता के आशीर्वाद से, और इसमें भाजपा का कोई पराक्रम नहीं है। इस देश की जनता का स्नेह नरेंद्र मोदी जी पर है, हमारे नेतृत्व पर है, हमारी पार्टी पर है। वो ही वोट में कन्वर्ट होगा, वो ही सीट में कन्वर्ट होगा और 370 पार हो जाएगा। तो आप ओडिशा के बारे में तो कुछ बताइए कि साथ में है या नहीं साथ में, अलग अलग लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ेंगे? पांडियन जी यहां आए थे, उन्होंने कहा कि सब प्रधानमंत्री के हाथ में है। अभी तय नहीं हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तय करेंगे, परंतु इतना निश्चित है कि हम ओडिशा में हमारी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी करने जा रहे हैं। ओडिशा की जनता का मोदी जी के प्रति जो प्यार है, वो हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल उष्मा के साथ
और विनम्रता के साथ उसका स्वीकार भी करते हैं, इसको फील भी करते हैं। सीटें बढ़ेंगी पिछली बार से लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा में क्या होगा? निश्चित रूप से विधानसभा लोकसभा दोनों में बड़ी बढ़ोतरी होगी और चुनावी पंडितों की गिनती से कई गुना ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की। उड़ीसा में सरकार बनाने की हालत में हैं आप लोग? कुछ भी हो सकता है, पहले तय हो जाए कि हम साथ में जा रहे हैं या अकेले जा रहे हैं। साथ में जाएंगे तो बीजू बाबू नेता है, तो स्वाभाविक रूप से हम साथी के रूप में लड़ेंगे। अकेले जाएंगे तो हम सरकार बनाने के लिए ही लड़ेंगे। पांडियन जी ने एक अच्छी अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, सेंटर में बीजेपी को बीजेडी की जरूरत नहीं है और स्टेट में बीजेडी को बीजेपी की जरूरत नहीं है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, गठबंधन हमेशा जरूरियात के आधार पर नहीं होता। हमें ढेर सारी पार्टियों ने ये पूरे 5 साल में राष्ट्रीय हित के जो मुद्दे थे, इसमें इश्यू बेस्ड समर्थन पार्लियामेंट में दिया है। चाहे 370 हो, पहले चाहे जीएसटी करना था, चाहे बॉन्ड हो। बॉन्ड भी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था जी, उस वक्त नहीं किया था जी, मगर इश्यू बेस्ड समर्थन हमें ढेर सारी पार्टियों ने दिया है। और मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विरोध हर मुद्दे पर नहीं होता है। जो मुद्दा देश हित में होता है, इसका समर्थन इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स करना चाहिए, सबने करना चाहिए। 2 प्रदेश जहां पे चुनाव इंटरेस्टिंग हो सकता है वो है बिहार और महाराष्ट्र। थोड़ा उस पर बात करूंगा। बिहार पे आपने फिर एक बार, पलटू राम जी तो पलटी मारते रहते हैं, इस बार आपने भी पलटी मारी और उनको आपने 16 सीटें दे दी। देखो भैया, हमने नहीं मारा है पलटी। नीतीश बाबू हमारे साथ ज्वाइन हुए, हम तो जहां थे वहां ही थे जी। हम गंगा किनारे वो पलट थे, के वापस फिर आ गए। हम गंगा किनारे ही थे, गंगा किनारे ही रहे, कोई हमारे साथ आकर मिला पर 16 सीटें उनको दे दी आपने। नहीं। वो तो बिहार यूनिट का नेगोशिएशन का जो नतीजा है वो आपके सामने है। हम पहली बार नीतीश कुमार जी से ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं जी। बड़े भाई की भूमिका में आए हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है। और मुझे विश्वास है कि हम बहुत अच्छी तरह से बिहार में विजयी होंगे। 5 सीट चिराग पासवान जी को दी, पर पशुपति पारस को आपने डंप कर दिया। कोई उनके संग भी समझौता हो सकता है? अभी उन्होंने रिजाइन भी कर दिया आपकी मंत्रालय मिनिस्ट्री। अब समझौते की गुंजाइश नहीं रही, कम रह गई है, लगभग नहींवत है। अच्छा था अगर परिवार पूरा साथ में आता, मगर ठीक है भाई। अभी आप बड़े भाई के रूप में यहाँ आए हैं, तो क्या विधानसभा में भी बड़े भाई के रूप में ही आएंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का होगा? अभी कुछ नहीं तय नहीं। हमें लोकसभा का चुनाव है, 370 और 400 के लक्ष्य के लिए सब लोग लगे हैं। विजयी होने के बाद आगे का रणनीति हम बनाएंगे। इस बार देखा है बिहार में आपने और छोटी पार्टियों को भी साथ में ले लिया। यही रुख जो है महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में देखें तो आप पहले आप शिंदे जी को लाए, उसके बाद अजीत पवार आए, आज कल आपसे राज ठाकरे भी मिलकर गए हैं। तो कितनी सीटों का आपको, पिछली बार 41 सीटें थी आपकी 48 में, क्या उससे ऊपर हम जा सकते हैं? 41 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीतेंगे। और ये जो घमंडिया गठबंधन प्रचार कर रहा है, पार्टियां तोड़ी, पार्टियां हमने नहीं तोड़ी है। शिवसेना तोड़ने का काम उद्धव ठाकरे के पुत्र प्रेम ने किया है। अगर वो एकनाथ शिंदे को उनका उचित सम्मान देते तो शिवसेना न टूटती। और एनसीपी तोड़ने का काम शरद पवार जी की पुत्री प्रेम ने किया है। अगर वो अजीत पवार को उनका उचित सम्मान देते तो आज वो उनके साथ ही होते, हमारे साथ थोड़ी ना आते। वो तो सरकार में थे सब। मगर जब आप पुत्र पुत्री के मोह में अंध हो जाते हो, तब पार्टियां टूटती है। इसका आरोप हम पर नहीं लगाना चाहिए। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? 30 के आसपास आप, क्या क्या डिवीजन हुआ है? अभी तय नहीं हुआ है, मगर स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र में हम सबसे बड़ी पार्टी होगी। और उसके बाद शिंदे, और उसके शिंदे सेना, और उसके बाद अजीत पवार। हाँ, कमोबेश यही होगा। कह रहे हैं लोग कि 30 के लगभग नंबर ऑफ सीट अभी तय नहीं हुई। पंजाब में क्या है? अकाली दल से कभी हाँ कभी ना बातचीत, कहीं कोई एग्रीमेंट कुछ हुआ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह और ये आप जिस तरह से सवाल पूछे, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना है ही नहीं। अभी नेगोशिएशन चल रहा है। तो नेगोशिएशन में तो एक ऑफर होती है, हम काउंटर ऑफर देते हैं, वो काउंटर ऑफर देते हैं, हम ऑफर देते हैं। ये चलता है, इसको हाना में नहीं देखना चाहिए। तो उम्मीद है कि मुझे लगता है 2-3 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पर आप लोग चाहते हैं कि साथ में लड़ें, ये स्वाभाविक। हम तो चाहते हैं कि हमारे एनडीए के सारे साथी हमारे साथ हो, फिर से एक बार सारा एनडीए संपूर्ण बने।
परंतु भारतीय जनता पार्टी का उचित हिस्सा और हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान वो भी हमारी चिंता का विषय होता है। तो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला से बाद में फिर से समझौता हो सकता है, दरवाजे बंद नहीं है, एनडीए में रह सकते हैं। अभी तो आपने बहुत जल्दी होगी, अभी तो वो हमसे अलग हुए हैं, उन्होंने अपनी सीटें लड़ने का ऐलान किया है, तो अब तो आमने सामने चुनाव लड़ेंगे और जब नतीजे आएंगे तब देखेंगे, मगर अभी तो हम आमने सामने ही चुनाव लड़ रहे हैं। 2-3 सवाल इन्हीं मुद्दों पर और प्रदेशों पर। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आप इस बार अपनी पोजीशन को कैसे देखते हैं? क्या पिछली बार से स्ट्रांग रहेंगे आप तेलंगाना में? निश्चित रूप से जिस प्रकार का स्वागत पलक पावड़े बिछाकर दक्षिण भारत की जनता मोदी जी का कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहवर्धन करने वाली बात है। पहली बार भाजपा के किसी नेता को इतना सकारात्मक उत्साहजनक प्रतिसाद देश की जनता के दक्षिण भारत की जनता से मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है, उत्साह बढ़ाने वाला विषय है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि दक्षिण के सभी 5 राज्यों में हमारी पोजीशन और कंसोलिडेट होगी, हम मजबूत होंगे और बढ़कर आएंगे। न केवल हम, हमारे साथी दल भी बढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल की बात मैं थोड़ा सा करना चाहता हूं। वहां संदेश काली के बाद आपकी स्थिति पिछली बार 18 सीटें आई थी और लोग मान नहीं रहे थे कि आपने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि बहुत अच्छी स्थिति है। हम लोग सोच रहे थे कि 18 सीट नहीं, पर आप 18 सीट लेके आए। इस बार आपको क्या लगता है, इससे बढ़ेगी और इसका क्या कारण है? मैं बॉटम का आंकड़ा भी कह देता हूं जी, क्योंकि चुनाव काफी बाकी है, वहां 7 चरण में चुनाव होना है। बॉटम का आंकड़ा हमारा 25 है। 25 से ज्यादा सीट हम निश्चित रूप से बंगाल में जीतेंगे। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 25 सीटें, बड़ा वो है। 25 से ज्यादा। 25 से ज्यादा। तो ये कैसे होगा? ये आपका जो साउथ ईस्ट बंगाल में जो है आप काफी वीक हैं। पिछली बार आपको शायद सिर्फ 2 ही सीट मिली थी वहां 18 सीटों पे। वो एरिया जो है वो आपके लिए बहुत अहम है, कोलकाता, हुगली, 24 परगना, हावड़ा। तो वहां पे कैसे करेंगे ये? वहां पे आपका संगठन भी उतना शायद स्ट्रांग नहीं है। देखिए, 2017 से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पश्चिम बंगाल में संगठन का भी विस्तार किया है और चुनावी सफलता के आंकड़ों में भी विस्तार किया है। 2017 से लगातार हम बढ़ते ही जा रहे हैं। विगत विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं, हम 2 लोग थे, 77 हो गए, बहुत बड़ी जंप है। कांग्रेस 0, कम्युनिस्ट पार्टी 0। आज प्राइम ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी वहां बनी हुई है। हमारी 2 लोकसभा की सीटें थी, 14 में, 19 में 18 हुई और इस बार हम 25 से काफी आगे निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। बंगाल की जनता 1 करोड़ों रुपया जो पकड़ा गया है, इसमें ईडी पर सवाल नहीं उठाती है, ममता जी पर सवाल उठाती है कि रुपया कहां से आता है, रुपया किसका है। ये रुपया बंगाल की गरीब जनता का रुपया है भैया। वहां पर मोदी जी की योजनाएं नीचे नहीं पहुंच रही है। डर है उनको कि इस योजना से मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। क्या दोष है बंगाल के गरीब लोगों का? क्यों 5 लाख तक का उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही? क्यों अनाज उनका कालाबाजारी में बेचा जा रहा है? क्यों नल से जल की योजना वहां ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है? क्यों अब तक सीए से इनको महरूम रखा गया? केवल और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण और भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार उनका उजागर हो चुका है। बंगाल की जनता के सामने ममता जी एक्सपोज हो चुकी है। एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में जिस तरह से संदेश खाली में सालों तक बहनों माताओं पर अत्याचार होते रहे और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा होते रहे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दखल करने पड़ते, तब जाकर अरेस्ट करते हैं। अलग बात, इन्होंने वो बंगाली माताओं बहनों की बात कर रहा हूं, बंगाली माताओं बहनों की बात कर रहा हूं। उन पर आपके पार्टी के नेता अत्याचार करे, आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हो और हाईकोर्ट ने ऑर्डर करने पड़ते हैं। जी। बंगाल की जनता ये सब जानती है। मेरा तो बंगाल की माताओं बहनों से करबद्ध निवेदन है कि इस बार शक्ति का परिचय राहुल के साथ साथ ममता जी को भी करा दो।
इस बार मोदी जी कश्मीर काफ़ी दिनों बाद गए, आर्टिकल 370 रिपील होने के बाद उनकी बहुत बड़ी सभा हुई वहाँ पे। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि वहाँ चुनाव में आप लोग अच्छा करेंगे? कश्मीर वैली में कोई अकाउंट खुलेगा? देखिए, कश्मीर वैली में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट खुलना न खुलना ये बड़ी बात नहीं है, परंतु 3 परिवारवादी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये 3 परिवारवादी पार्टियों ने वहां पर लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया। आजादी से अब तक वहां पंचायत चुनाव नहीं हुए। पहली बार हमने 30,000 पंच सरपंच को चुनाव करा, तहसील पंचायत बनी, जिला पंचायत बनी। पहले वो 3 पार्टी जिसका चिट फाड़ते थे वही नेता होते थे। मैं घाटी के मुसलमान भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि आप कृपया अगर चाहते हैं कि जमहूरियत पाताल से नीचे तक चली जाए, लोकतंत्र पाताल से नीचे चली जाए, इसके मूल पाताल से नीचे जाना है, तो ये 3 परिवारवादी पार्टियों को साफ कर दो। जिसको वोट देना है ना इसको दो, परंतु कश्मीर में तभी जाकर लोकतंत्र आ रहा है। ये 370 का हवा बनाए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने 370 को समाप्त कर दिया। आज हर कश्मीरी को 5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य को मिलता है, पानी मिल गया, चावल मिल रहा है, सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल गई है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आए हैं, 2 करोड़ से ज्यादा यात्री अब आज कश्मीर में जा रहे हैं। कश्मीर में 30 साल के बाद थिएटर खुले हैं। कश्मीर में 30 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकल रहा है, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। ये लोकतंत्र की बहाली के कारण हुआ है जी। एक बार कश्मीर की जनता ने हिम्मत करना चाहिए। जिन लोगों ने 75 साल तक कश्मीर की जनता को लोकतंत्र से महरूम रखा, संवैधानिक अधिकारों से महरूम रखा और अपने केंद्र सरकार की स्कीमों से महरूम रखा, उनको दंड दीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कर दिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, जिसको देना है इसको दीजिए, परंतु घाटी में एक बार ये 3 परिवारवादी पार्टियों को सबक सिखाना चाहिए। कश्मीर में चुनाव कब होंगे? ये मैंने आपसे सवाल बहुत बार पहले भी पूछा है। इस बार बोला गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की कुछ कमी है क्योंकि नेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं तो नहीं हो पाए, तो इसका मतलब जल्दी होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ही किया है सितंबर तक कराने का। जी, तो उसके तो आउटर लिमिट है, सितंबर के पहले हो जाएंगे। एक सवाल जो कि बार बार होता है, आप लोगों का नारा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वो आप लोगों ने बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक और नारा है जो है अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या ये अगले उसमें 5 साल में देखने को मिलेगा? देखिए, ये सारे मसले कोर्ट में लंबित है, इस पर मेरा अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। राम मंदिर में हमारा पालमपुर कार्यकारिणी का भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि हम संवैधानिक रूप से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाएंगे। 500 साल से करोड़ों राम भक्त जिसकी राह देख रहे थे, वो काम मोदी जी ने 5 साल में भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर प्रभु श्री राम को अपने भव्य मंदिर में विराजित करने का काम भी नरेंद्र मोदी ने कर दिया। और मैं मानता हूं कि जो दृश्य है वो क्षण है, 10,000 साल का क्षण है, मेरी बात याद रखना। 10,000 साल तक न केवल भारत, दुनिया इस क्षण को भुला नहीं पाएगी। और ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण है, क्योंकि भारत में हिंदू मेजोरिटी में होने के बावजूद भी 75 साल तक हमने राह देखी कि हमें कोर्ट ऑर्डर करे, उसके बाद ही हम मंदिर बनाएंगे, और पूर्ण तरह संवैधानिक रूप से कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर बनाया। दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जो भारत ने दिया है, और उसका मोदी जी के समय में होना, भाजपा के समय में होना, हम सबका सौभाग्य हम मानते हैं।